तो हम लोगों ने सीख लिया केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, क्यों हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। उसके बाद में हमने सीखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप की रेट्स होती है, रेट एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाएगा। फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर्स रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर ना मेजॉरिटी जो आप पढ़ोगे, जो फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे कौन से, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डिटेल में डेप्थ में ही पढ़ना है इसको हमें, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग समराइज फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इनको पॉइंट वाइज थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया है, ठीक है। आराम आराम से समझते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट फैक्टर सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया कि किस तरीके से सरफेस एरिया मेरी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझो कि मान लो मेरे पास में कोई रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट का इतना बड़ा पीस था मेरे पास, ठीक है। और एक दूसरा कंडीशन क्या है, मैंने क्या किया, रिएक्टेंट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक कंडीशन मेरे पास में हो गया ये वाला, जब रिएक्टेंट कैसा है मेरा बड़ा, और एक कंडीशन क्या हो गया, जब मेरे पास में क्या है, छोटे छोटे पीसेस हैं रिएक्टेंट के। अब ना एक चीज आप बेसिक चीज जानते होंगे, जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के होते टाइम क्या होता है, रिएक्शन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सीधा बल्क के अंदर से होती है या सरफेस से स्टार्ट होती है। बेसिक सी बात है, सरफेस से तो स्टार्ट होगी ना। तो एक चीज सोचो, अगर मैं इस बड़े रिएक्टेंट की रिएक्शन किसी अदर रिएक्टेंट से करवाऊं, तो अभी यहाँ पर जो रिएक्टिंग सरफेस है वो कितना अवेलेबल है, इतना, जो मैंने रेड रेड मार्क किया है, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, रिएक्टेंट को छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, अभी देखो रिएक्टिंग सरफेस जो है मेरे पास में, ये वाली, क्या ये बढ़ गई है या उतनी ही है। तो आप ध्यान से देखोगे तो रिएक्टिंग सरफेस मेरे पास बढ़ गई। अब एक और चीज सोचो, अगर इसके बजाय मैंने क्या किया होता, इसको और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया होता, तो रिएक्टिंग सरफेस और बढ़ जाती। तो जितनी ज्यादा रिएक्टिंग सरफेस होगी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, उतनी ज्यादा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड हो जाता है। तभी तो सीबीएसई ने एक बार क्वेश्चन पूछा है ये बोर्ड्स के अंदर कि इफ यू हैव अ लार्ज पीस ऑफ रिएक्टेंट, इफ आई कन्वर्ट इट इनटू अ पाउडर, देन जो रिएक्शन प्रोसीड होगी वो फास्टर किस में होगी, या पाउडर में फास्टर क्यों होती है, इसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो आप यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे, एज द surface area of reactant increases, rate of reaction also increases। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसका एक और अच्छा एग्जांपल बताऊं, आपने कभी देखा होगा बड़ी लकड़ी का पीस होता है, तो उस लकड़ी के पीस को जलाते हैं, और एक आपके पास में क्या हो, बुरादा जानते हो, जो छिल्लन होती है लकड़ी की, वो अगर आपने उसको जलाया तो दोनों में से फास्टर कौन जलेगा, बुरादा। क्यों बुरादा जल्दी जलता है, रीजन क्या होता है, सरफेस एरिया उसमें ज्यादा है, ठीक है। सेकेंड पोर्शन पे आते हैं, टेम्परेचर। इसकी बहुत डेप्थ में और डिटेल में बात करनी है आगे, तो अभी मैं केवल बेसिक बात ही बताऊंगी आपको, ठीक है। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, टेम्परेचर को बढ़ाते हो, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाती है जनरली। ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, जनरली, ठीक है। अब लिखा क्या है, ऐसा लिखा है कि जब आप क्या करते हो, किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हो, तो उसकी रिएक्शन जो रेट होती है वो डबल हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल। वैसे 2 से 3 गुना लिखा होता है, बट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो मैंने क्या बोला, अगर मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया, then rate will become almost 2 times और 3 times of initial, ठीक है। पहले के कंपैरिजन में कैसी हो जाएगी, 2 से 3 गुना, बट जनरलाइज करके आप 2 गुना ही ध्यान रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो कोई रिएक्शन थी ए से बी बन रहा था, ठीक है। अब मैंने ना ये रिएक्शन कैसे कराई, समझते जाना बेटा। मैंने ये रिएक्शन कराई मान लो T डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद में मैंने ये रिएक्शन कराई T++ पे 10 डिग्री सेल्सियस पे, फिर मैंने कराई T+20 डिग्री सेल्सियस पे, फिर मैंने करा दी T+30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये रिएक्शन प्रोसीड करा दी, डन। क्या बोला था, हर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज के बाद में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है।
तो यहाँ पे पता है क्या फर्क पड़ेगा, मतलब अगर मेरी रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे है R, तो इधर से इधर जाने में ट्वाइस, ठीक है। अब मेरे लिए इनिशियली हो गई, फिर 10 डिग्री बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस, फिर से 10 डिग्री बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस, यानी कि 8 टाइम्स ऑफ R। तो जैसे जैसे आप क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है। कितना बढ़ता है, हर 10 डिग्री सेल्सियस के साथ में रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट डबल। इतना ध्यान में रखना। और डबल होने का मतलब क्या होता है, लेट्स से अगर कोई रिएक्शन 30 सेकंड में हो रही थी तो वो 15 सेकंड में होगी, अगर वो 15 में हो रही थी तो वो 7.5 सेकंड में होगी। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा। इसकी डिटेल में बात करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स हैं आगे, आरएनएस इक्वेशन हो गई, सारी चीजें इसी में पढ़ेंगे हम लोग, टेम्परेचर का रिलेशन, ठीक है। आओ अगली चीज पे चलते हैं। पहला क्या पढ़ा था, सरफेस एरिया, दूसरा क्या पढ़ा था, टेम्परेचर, तीसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ना ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। देखो बुक्स में जनरली क्या लिखा होता है, जैसे जैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। तो आप कैसे ध्यान में रखोगे, देखो मैं ऐसे बोल दूं क्या कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना बेटा, वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के किसी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ऐसे समझो, ये पावर तो 1 भी हो सकती है, ये पावर तो 0 भी हो सकती है, ये पावर तो नेगेटिव भी हो सकती है, मान लो नेगेटिव हाफ है ना, या नेगेटिव का 1 कर देते हैं इसको, चलो समझने में इजी रहेगा। ये पावर आपकी 2 भी तो हो सकती है। तो अब मुझे एक बेसिक चीज बताओ, अगर मैंने बोला पावर 1 है तो पॉजिटिव पावर है, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन इंक्रीज इफ द रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। सेकेंड क्या हो सकता है, अगर मैंने बोला इसकी पावर 0 है तो 0 के केस में क्या होगा, मैथमेटिकली किसी भी चीज का पावर 0 होने का मतलब क्या होता है, 1। और अगर 1 हो गया इसका मतलब रेट इज इक्वल टू 1, मतलब रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अगर मैं क्या करती हूँ, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करूँ तो जरूरी नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़े, हो सकता है वो चेंज ही ना हो, कांस्टेंट रहे। अच्छा अगर ये -1 होता तो ये नीचे चला जाएगा 1/r, और 1/r का मतलब क्या, एज द r इंक्रीजेस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। हो सकता है पावर 2 हो, और अगर पावर 2 होगा तो अब क्या होगा, अगर मैंने क्या किया, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ क्या कि ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट के साथ क्या क्या हो सकता है बेटा, पॉइंट नंबर 1 इंक्रीजेस, मे बी इंक्रीज हो सकती है, मे बी डिक्रीज हो सकती है, मे बी रिमेन्स कांस्टेंट, हो सकता है कि कांस्टेंट रह जाए। अच्छा इंक्रीज जो है जरूरी नहीं है कि वो लीनियर ही हो, मे इंक्रीज कैसा, मे इंक्रीज लीनियरली, मे इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, ठीक है, एक्सपोनेंशियली, मे डिक्रीज लीनियरी, और मे डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, ये इतना हो सकता है। बट ये पूरा का पूरा डेटा कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। बट ना एनसीईआरटी ने क्या किया, जनरलाइज करके दिया है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होती जाती है। थर्ड पॉइंट सबको क्लियर। फोर्थ पॉइंट पे आएंगे हम लोग। फोर्थ पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझना, पॉइंट नंबर 4, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। देखो कोई भी रिएक्शन हमेशा कहाँ जाना चाहती है, स्टेबल साइड की तरफ। एक बेसिक चीज सोचो, रिएक्टेंट बहुत स्टेबल है। कोई रिएक्टेंट स्टेबल कब होगा, जब उसके बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होंगे, और अगर बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग है तो उसको ब्रेक करना मुश्किल हो गया ना, और अगर ब्रेक करना मुश्किल है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर उल्टा कर दूं तो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स बहुत वीक है तो इजीली मैं क्या कर सकती हूँ, अब इसको ब्रेक कर सकती हूँ, और अगर इजीली ब्रेक कर सकते हैं इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट। अब उल्टा करें, कोई प्रोडक्ट बना और बनने वाला प्रोडक्ट बहुत स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, और बनने वाला प्रोडक्ट कैसा है, अनस्टेबल है या लीस्ट स्टेबल है, तो उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। तो मैं ऐसे बोलूँ क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। इतना क्लियर हो गया। तो ये 2 चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे। कभी कभी इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। अच्छा इसको ना कभी कभी एनर्जी के टर्म्स में भी पूछा जाता है। कभी थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, किसी रिएक्शन के अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है
उस रिएक्शन का प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जिस रिएक्शन के अंदर जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा ना, वो रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। ठीक है, चलो अगली चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन, नंबर 5। रेडिएशन बोल लो, सनलाइट बोल लो, ठीक है, बट ये टर्म अप्लाई होगा या फिर ये फैक्टर अप्लाई होगा केवल किसके लिए? फोटोसेंसिटिव रिएक्शंस के लिए। रेडिएशन और सनलाइट ये बोला जा सकता है। ठीक है, जैसे ना कभी कभी कुछ रिएक्शंस होती है वो डार्क में स्लोली होती है और वो लाइट के प्रेजेंस में फास्टर होती है। अब इसका रीजन क्या होता है? जैसे समझो हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके बना रहा है 2 मोल्स ऑफ HCl, और हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके फिर से बना रहा है 2 मोल्स ऑफ HCl, बट बेटू ये रिएक्शन हो रही है डार्क में और ये कहाँ पे हो रही है? लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? ये रिएक्शन फास्टर होती है। क्यों? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट कंटेन्स फोटोन, फोटोन हैज एनर्जी, फॉर्मूला क्या होगा? h न्यू, और क्या होता है? h से अपॉन लैम्डा। और अगर आपने क्या किया? एनर्जी प्रोवाइड की, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है, फर्स्ट फैक्टर कौन सा था? सरफेस एरिया। सेकंड फैक्टर कौन सा था? टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर कौन सा था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फोर्थ कौन सा हो गया? स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और फिफ्थ फैक्टर कौन सा हो गया आपका? रेडिएशन और सनलाइट। यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा। तो इसके साथ में हमने क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले सारे के सारे जो फैक्टर्स थे उनको पढ़ लिया। यहाँ तक आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं।